वेलकम दी बैक दी वेलकम। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पनी मूवी को। तो पनी मूवी की शुरुआत त्रिशूर नाम के शहर से होती है, जहां हम डॉन और बिजू नाम के दो बंदों को देख पाते हैं। और इन दोनों ने गैंगस्टर बनकर पूरे त्रिशूर में आतंक फैलाया होता है, क्योंकि त्रिशूर अक्सर गैंगस्टर की वजह से ही जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिरी नाम का आदमी है। उसकी तो पूरी एक टीम ही है जिसने पुलिस तक को डरा कर रखा हुआ है। हालांकि पुलिस वालों का हेड अपनी पूरी टीम के साथ इकट्ठा होकर गिरी और बाकियों के बारे में जानकारी निकालने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप तो नए नए हो यहाँ पर, लेकिन हम जमाने से गिरी और उसके साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। हमें पता है कि जब भी कोई अपराध वगैरह होते हैं तो वो गिरी और उसके गुंडे ही अंजाम देते हैं, लेकिन वो लोग अपराध ऐसे करते हैं कि सबूत ही नहीं छोड़ते। हमारे खुद के डिपार्टमेंट में कई सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, इसलिए बहुत ही मुश्किल है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। लेकिन तब सीनियर भी कहता है कि तो क्या हम हाथ में हाथ रख कर बैठे रहे और उनको अपराध करने दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें कैसे भी करके उनको रोकना होगा, क्योंकि लोग कानून की ऐसी धज्जी नहीं उड़ा सकते। दूसरी तरफ डॉन और बिजू को किसी ने रमेश के नाम के आदमी को मारने का ऑर्डर दिया था। रमेश का किसी दूसरे आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और वो आदमी जमीन खरीदना चाहता है, पर रमेश बेचने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उस आदमी ने रमेश को मारने की सुपारी इन दोनों को दी है। इसलिए दोनों खुलेआम बीच पब्लिक के सामने रमेश को एटीएम के अंदर घुसा के मार देते हैं। ऐसी सफाई से उन्होंने रमेश को मारा होता है कि आसपास से गुजरने वाले को भनक तक नहीं लगती। दूसरी तरफ गिरी अपनी पत्नी गौरी के साथ ऑफिस में होता है, जहाँ उसके पूरे परिवार के लोग आए होते हैं, क्योंकि गिरी की बहन का आज बर्थडे है। तो सभी उसे किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इसी के बारे में बात होती है। गिरी के कजन भी है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। वो चाहे तो आराम से गिरी के खिलाफ सबूत निकाल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। साथ ही रमेश जो मरण भी वो असल में गिरी की ही गैंग का मेंबर था, जिसकी हत्या हो गई। वही डॉन और बिजू दोनों हत्या करने के बाद खुद को मासूम बताकर लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है, किसकी है ये? सुनते ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा होती है। लोग पुलिस को फोन करके बुलाते हैं, जो उस एटीएम को सील करते हैं। यहाँ जांच वगैरह शुरू करते हैं। एटीएम वैसे पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था, इसलिए वहां पर कैमरा भी नहीं था। हालांकि पुलिस को तो अपना काम करना ही था, तो वो रमेश के हथियार को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। उन सारे लोगों की गवाही ली जाती है जिन्होंने सबसे पहले लाश देखी। उन लोगों में ये डॉन और बिजू भी शामिल होते हैं। अब वो दोनों त्रिशूर के निवासी थे, इसलिए उनका कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं पुलिस के पास नहीं होता कि ये कोई क्रिमिनल है भी या कि नहीं। इसलिए पुलिस वाले उनसे नंबर वगैरह लेकर उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि जब तक हम न कहें शहर छोड़कर मत जाना। दोनों भी हमें जवाब देकर चले जाते हैं। अब दोस्तों, एक हत्या करके वह दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि किस तरह शहर में सबसे पहला कांड तो हमने कर दिखाया। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी कांड होने बाकी है। इसके बाद वो दोनों मॉल में आते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके अपने लिए कपड़े लेते हैं, ताकि जल्दी कोई उनको पहचान ना पाए। वहाँ पर आने के बाद उन्हें मॉल में गौरी दिखाई देती है, जो सामान खरीदने ही वहां पर आई थी। डॉन की नजर जैसी ही उस पर पड़ती है ना, तो वो उसे बड़ी गंदी नजरों से देखता है और जानबूझकर गौरी के पास से गुजरकर उसे छूने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस चीज को देखकर ना गौरी को इतना गुस्सा आता है कि वह थप्पड़ मार देती है उसे। इसके बाद वह वहां से जाने ही लगती है, लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि त्रिशूर में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले बड़े गैंगस्टर की पत्नी के साथ ऐसी हरकतें कर दी। अब कहीं इस वजह से इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ही ना हो जाए। अब गौरी जैसे परेशान होकर मॉल से बाहर जाती है, गिरी वहां पर पहुंच जाता है और उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तब गौरी उसको सारी बात बताती है। वह बात सुनकर गिरी का गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को छुए, और वो गुस्से में डॉन और बिजू को मार मारकर उनकी हालत खराब कर देता है। इतनी ही नहीं, डॉन ने जिस हाथ से गौरी को छुआ था, गिरी उसका हाथ भी तोड़ देता है। इसके बाद वो आराम से गौरी के साथ वहां से चला जाता है। अब गिरी को तो लग रहा था कि यह तो मैटर यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस हरकत से गिरी को बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। अगले सीन में यहाँ पर रमेश का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें गिरी भी शामिल होता है। रमेश का एक बड़ा भाई भी है, जो सभी से यह कह रहा होता है कि रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, काफी पैसे थे, इसके पास जरूर पैसे
पैसों के लिए ही मेरे भाई को किसी ने मार गिराया। बेचारे ने तो शादी तक नहीं की थी, अकेला जिंदगी गुजार रहा था, खत्म हो गई बेचारे की जिंदगी। दूसरी तरफ दोस्तों डॉन और बिजू हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि गिरी से मार खाने के बाद उन्हें एडमिट होना पड़ा था। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं। इन दोनों ने ही डॉन और बिजू को रमेश को मारने की सुपारी दी थी। असल में दोस्तों ये दोनों रमेश के बड़े भाई के बेटे हैं। रमेश अकेला था, उसके पास काफी ज्यादा संपत्ति थी जो उसने मरने के बाद उसके बड़े भाई के पास जाएगी। और एक बार यह दोनों भाइयों के पिता को वो संपत्ति मिल गई तो बस ये दोनों अपने पिता को भी मरवा देंगे। इतने खतरनाक है ये, ताकि सारी संपत्ति दोनों के नाम हो जाए। इसलिए इन्होंने डॉन और बिजू को पैसे मिले थे रमेश को मारने के लिए। जो काम उन्होंने सच में कर दिया। अब इन दोनों ने वैसे अपना काम तो कर दिया था, लेकिन गिरी की मार उनके मन में से जाती नहीं। जब भी वो आंख बंद करते तो उन्हें गिरी का चेहरा ही दिखाई देता है। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि हम गिरी की जिंदगी नरक से भी बदतर बना देंगे, ताकि कभी हमारे साथ वह आंख उठाकर भी न देख सके। अब गिरी से बदला लेने के लिए सबसे पहले तो दोनों उसका घर ढूंढते हैं कि असल में वह रह कहाँ रहा है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको और उन्हें गिरी का घर मिल जाता है। इसलिए यहाँ से दोनों अब उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दोपहर के टाइम गिरी कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और घर में गौरी अकेली होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों घर में घुस आते हैं और गौरी को पकड़कर उसकी इस साड़ी से उनका हाथ बांध देते हैं। अब डॉन कहता है कि क्या तेरे पति ने हमारे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करती है। हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है आज उसको पता चलेगा, तुम देखना अपनी आंखों से। इसके बाद वो दोनों मिलकर गौरी के साथ सारी गलत हरकतें करते हैं। बेचारी गौरी मदद के लिए चिल्लाती ही रही होती है, लेकिन घर में कोई मौजूद ही नहीं होता। पर जब थोड़ी देर बाद गिरी घर आता है उसको सदमा लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हो गया है। गौरी उसे बता देती है कि वही मॉल वाले लड़के आए थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है और आज ये पहली बार था जब गिरी से किसी ने पंगा लिया था। यहाँ तक कि उसकी वाइफ के साथ ये हरकतें कर दी, वरना इससे पहले तो लोग उसके नाम से भी डरते थे। और आज तो गिरी की माँ भी उसे कह देती है कि बेटा उन लोगों ने जो किया है ना उसके लिए उन्हें आसान मौत देना, ना तड़पा तड़पा कर मारना, उनको ऐसी हालत करना कि मरने के बाद भी मरे ना। गिरी की आंखों में भी गुस्से से उबलते हुए खून को साफ देखा जा सकता था कि अब वो उनको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों गिरी अपने सारे साथियों को डॉन और बिजू को पकड़ने में लगा देता है। गिरी ने तो सभी से कह दिया था कि यह बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए और मैं चाहता हूं कि पुलिस उन दोनों को पकड़कर सिर्फ जेल में डाले। मैं अपने हाथों से उन दोनों को खात्मा करना चाहता हूं। और फिर पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग गिरी के गैंग से जुड़े हुए थे वो सभी डॉन और बिजू को पकड़ने में लग जाते हैं। उन्हीं लोगों में पुलिस का खबरी भी दोस्तों गिरी की गैंग में शामिल होता है। तो उससे होता यह है कि पुलिस वाले को इस चीज की खबर लग जाती है। इसलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर सभी पुलिस वालों से कहता है कि ध्यान से सुनो, बिजू और डॉन को हमें गिरी उन गुंडों से पहले पकड़ना है। इसलिए वो सभी उन दोनों को ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ काफी मशक्कत करने के बाद गिरी के साथियों का पता चल जाता है कि रमेश को भी उन्हीं दोनों ने मार गिराया था। साथ ही डॉन के गांव का एड्रेस भी मिल जाता है, लेकिन बिजू का कोई अता पता नहीं होता। इसलिए गिरी के साथ ही डॉन के गांव पहुंच जाते हैं और वहां आकर उसके पिता को ही उठाकर ले जाते हैं। डॉन के पिता भी हैरान है कि आखिर ये सब लोग कौन हैं और मेरे साथ करने क्या वाले हैं। तब वो लोग उन्हें बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या क्या कांड किया है और वो भी किस बंदे के साथ किया है। यह सुनकर बेचारे डॉन के पिता भी हैरान है। मैंने तो अपने बेटे को शहर में काम करने के लिए भेजा था, न जाने वो ये क्या कर रहा है। और उन्हें भी पता नहीं होता कि डॉन अभी कहाँ हो सकता है, लेकिन उनके जरिए डॉन का पता लगाया जा सकता है। इसलिए गिरी के साथ ही डॉन के पिता के मोबाइल से डॉन को फोन लगाते हैं, जहां गिरी का भाई देवा फोन पर ही डॉन के पिता को मारते हुए उनकी चीखें डॉन को सुनाते हैं और कहता है कि अभी तो सिर्फ हम मारा है, जल्दी ही नहीं आया तो जान से मारने में भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि तूने जिससे पंगा लिया है ना तो कब्र में भी क्यों न चले जाए, गिरी तुझे वहां से भी खोद कर बाहर निकाल लेगा। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, जल्दी से अपने बाप को बचाना है तो पहुंच जाए यहाँ। ये सुनकर डॉन एकदम से गुस्से में हो जाता है कि देवा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पिता को मारे। दुश्मनी मेरे से थी तो मेरे पिता को बीच में क्यों लाया, नहीं छोड़ूंगा इसे। अब मैं गिरी के सारे करीबी
सबको मार डालूंगा। इसके बाद तो वो और बीजू दोनों अपना फोन फेंक देते हैं ताकि फोन ट्रेस ही ना हो पाए। अब रात को देवा आराम से सो रहा होता है क्योंकि उसे यह लगता है कि डॉन अपने पिता को बचाने जरूर आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। उस समय उसकी यह बात सच भी होती है। डॉन बीजू के साथ देवा के घर तो आ जाता है, लेकिन डरते हुए नहीं बल्कि डराने के लिए। वह सोए हुए देवा को फायदा उठाकर उसे चैन की मदद से बेड से बांध देता है और थप्पड़ मार मार कर उसको जगाते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरे मैटर के बीच में मेरे पिता को नहीं लाना चाहिए था। इतना कहकर वह देवा को शूट करके मार देता है। और फिर क्या था, इस चीज की खबर जैसे ही गिरी को लगती है वह तुरंत देवा से मिलने जाता है जो कि मर चुका था। गिरी को तो समझ नहीं आता कि आखिर दो कौड़ी के लफंगे में इतना दम कहां से आया कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा काम करके उसके बाद मेरे भाई को मार दे। गिरी तो यह सोच कर पागल हो जाता है कि अब मैं कैसे भी करके उन दोनों को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। उन्हें मारूंगा नहीं, ऐसा मारूंगा कि बस देवा के मरने की खबर मीडिया तक चली जाती है। इसलिए ऑफिशियल तौर पर पुलिस भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। वो लोग भी डॉन और बीजू को पकड़ना चाह रहे होते हैं और पब्लिक तो इस चीज की बड़ी खुश होती है कि चाहे कोई भी मरे, गुंडे शहर में मर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है ताकि गुंडा राज खत्म हो जाए। उनको क्या पता था कि गिरी खत्म हुआ है तो डॉन और बीजू लोगों का जीना हराम कर देंगे। गिरी तो फिर सिर्फ दुश्मनों के साथ गलत बर्ताव करता है, लेकिन दोनों तो निर्दोषों को तो बस अपने पैसों के लिए मारते हैं। दूसरी तरफ अपने भाई के मरने की वजह से गिरी बहुत ही उदास होकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी छुपकर यह दोनों उस पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि गिरी को भी मार दे। कुछ गोलियां तो गिरी के कंधे पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी रिफाइल निकालकर जैसी गोलियां चलाना शुरू करता है वो दोनों भी बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं। गिरी भी पूरे गुस्से के साथ अपनी बड़ी गाड़ी उनके पीछे लगा देते हैं क्योंकि पहली बार ये उनकी नजर में आए थे। ऐसे तो उन्हें जाने नहीं दे सकता, लेकिन तभी और डॉन और बिजू अपनी बाइक में ब्रेक लगाकर तुरंत रिटर्न भागते हैं। अब बाइक में तो तुरंत रिटर्न लग जाता है, कार में थोड़ा समय लगता है। इसी की वजह से जब तक गिरी कार घुमाता है तब तक ये दोनों वहां से बहुत दूर निकल जाते हैं, इसलिए तो उन्हें पकड़ में नहीं आता। अब डॉन और बिजू दोनों वहां से जंगल में बने एक झोपड़ी के पास जाते हैं जहाँ वो छुप कर रह रहे होते हैं, लेकिन झोपड़ी की लाइट जलती हुई देखकर उन्हें शक हो जाता है कि शायद अंदर कोई है जो उन्हें का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो दूसरा ठिकाना ढूंढने जाते हैं। दोनों वैसे दिखने में नौसीखे लगते हैं, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रख रहे होते हैं दोस्तों ताकि पकड़े न जाए। पर जैसे ही वो दूसरा ठिकाना ढूंढने में जाते हैं तभी गिरी फिर से उनके पीछे पड़ जाता है और इस बार तो वो एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर उनकी बाइक के सामने ही उन्हें ठोक देता है। इस चीज से वो दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं, पर किस्मत उनका साथ दे जाती है क्योंकि सड़क के किनारे ही तालाब होता है जिसमें गिर कर वो वहां से भाग चुके होते हैं। गिरी की वही हालत हो चुकी है, हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा। पर तब भी गिरी चुप बैठने वालों में से नहीं था। जब तक उन दोनों को मार नहीं देता तब तक शांत नहीं होगा। अगले सीन में उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है जिन्होंने रमेश को मारने के लिए डॉन और बिजू को सुपारी दी थी, जिस वजह से हथियार कौन है यह पुलिस वाले को पता चल जाता है। लेकिन हाँ, उन दोनों को पकड़ना अभी भी बाकी था। अब रात को गिरी का साला दीपक डॉन के पड़ोस में रहने वाले को कुछ पैसे दे रहा होता है ताकि अगर कभी बाय चांस डॉन यहाँ पर आए तो वो लोग तुरंत उसे फोन करके उस बारे में बता दे। इसलिए जैसे ही वो यह काम करके घर जा रहा होता है तभी वहाँ डॉन और बिजू पहुंच जाता है। अब डॉन दीपक से कहते हैं कि मेरे पिता को उठाकर सबक नहीं मिला क्या तुम लोगों को जो मेरे पड़ोसियों को खरीदने पर पहुंचाए हो? हिम्मत है तो सीधे हम दोनों को पकड़ कर दिखाओ ना, दूसरों का सहारा लेने की क्या जरूरत है। इतना कहने के बाद डॉन कई बार चाकू की मदद से दीपक पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दीपक के फोन से गुस्से दिलाने के लिए गिरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तेरा साला जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है, अब उसे बचा सकता है। तो गिरी तुरंत ही दीपक को बचाने पहुंच जाता है और किस्मत से ही सही टाइम पर वह पहुंच भी जाता है। इसलिए दीपक को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि दीपक खतरे से बाहर है। तब पूरे परिवार वालों की जान में जान आती है। अब पुलिस वाले गिरी के पास आकर कहते हैं कि देखो, हम डॉन और बिजू के पीछे लगे हुए हैं, हमारी पूरी एक टीम इस पर काम कर रही है, इसलिए प्लीज तुम लोग पीछे हट जाओ और कानून को अपने हाथ में मत लो। और गिरी
कहते हैं कि तुम्हारी टीम तो कब से काम कर रही है, उसके बावजूद भी मेरा भाई मर गया ना, मेरे साले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अब क्या कर, अपने पूरे परिवार को मरने दूं, उसका इंतजार करूं, एक बार वो दोनों मेरे हाथ लग गए ना तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यह बात याद रखना। पुलिस वाले भी यह सुनकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सुराग ही नहीं था। इधर सारे लोग परेशान थे लेकिन डॉन और बिजू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब तो उन्होंने गिरी का माँ को अपना अगला टारगेट बना लिया होता है। गिरी की माँ जैसी हॉस्पिटल की लिफ्ट में होती है उसके अंदर वो दोनों पहुंच जाते हैं, वो भी बुर्का पहनकर, और गिरी की माँ पर भी चाकुओं से हमला कर देते हैं लेकिन किस्मत से उन्हें भी बचा लिया जाता है। गिरी की हालत खराब, उसे समझ नहीं आता कि करे क्या तो क्या करे, कैसे उन्हें ढूंढे उन दोनों को, क्योंकि अगर जल्दी कुछ न किया गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी उसका दोस्त उसको फोन करके उसे कहता है कि डॉन और बिजू ने सरेंडर कर दिया है, वो भी पुलिस के सामने, अभी वो दोनों जेल के अंदर है। ये सुनते ही गिरी तुरंत पुलिस स्टेशन आता है जहाँ वो सच में दोनों जेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब गिरी का तो मन कर रहा था कि जेल के अंदर घुसकर उन दोनों को अभी खत्म कर दूं, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने ही इतने चार्जेस लगाए हैं कि कभी दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों यही तो था दोनों का प्लान। उन्हें पता था कि एक बार वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो पुलिस कानून के हिसाब से उनको सजा देगी और गिरी और उसके साथियों से बचाएगी भी। अब थोड़े दिन जेल में बिताने के बाद रिश्वत वगैरह देकर वह बाहर तो आ ही जाएंगे, यह उनका प्लान है। गिरी को भी यह बड़े अच्छे से पता होती है कि दोनों का प्लान चल क्या रहा है, इसलिए अभी के लिए तो गिरी जेल से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब दोनों यानी कि वो डॉन और बिजू कोर्ट ले जा रहे होते हैं तो गिरी के साथ ही स्नाइपर की मदद से दोनों पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन गोली चलने के बाद भी भीड़ में हड़कंप मच जाती है। पुलिस वाले भी तुरंत उन दोनों को बचाकर गाड़ी में डाल देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाए। दोनों की जान तो बच जाती है पर ऐसा लगता है कि गिरी का प्लान फेल हो गया। अब वो पुलिस के चंगुल से इन दोनों को छुड़ा नहीं सकता। पुलिस पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से घेर लेती है ताकि कोई भी उन दोनों को कुछ न कर पाए, लेकिन जिस वार्ड के अंदर वो दोनों मौजूद होते हैं, गिरी का दोस्त बाहर से वार्ड की दीवार को तोड़ देता है और दोनों को हॉस्पिटल के अंदर से उठाकर लेता है। पुलिस सिर्फ हाथ में हाथ धर कर रह जाती है। अब यहाँ से हम जंगल के बने घर को देखते हैं जिसके अंदर ही डॉन और बिजू मौजूद है, और तब पूरे गुस्से के साथ गिरी वहां पर आता है। यहाँ कोई नहीं होता उसको रोकने वाला, वो जैसे चाहे वैसे तड़पा कर उन दोनों को मार सकता है। अब हाँ, गिरी इतनी आसान मौत तो उनको देने से रहा नहीं। वो पहले तो जी भर के दोनों को मारता है, जो भी इन दोनों के ऊपर उसके परिवार वालों के साथ किया उसका पूरा बदला ले रहा होता है। पर तब भी डॉन गिरी से कहता है कि किस काम का तू गुंडा है रे, तेरी पूरी टीम के होते हुए भी हम दोनों ने मिलकर इस शहर के सबसे बड़े गुंडे की नींद हराम कर दी। अरे हम भी मर गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें त्रिशूल में दहशत फैलाने की थी, जो हमने कर दिखाया। वो फिर से गिरीश को उसकी पत्नी के बारे में कहकर गुस्सा दिलाने लग जाता है कि सच बताए तो भाभी बड़ी कमाल की चीज है। और फिर क्या हुआ, इस चीज से गिरी को सब्र बांध टूट जाता है और वह सबसे पहले बिजू को, उसके बाद डॉन को बम लगाकर चिथड़े उड़ा देता है। उनके बड़ी भयानक मौत होती है। दोनों की आखिरकार गिरी ने अपना बदला ले लिया था और उससे यह भी बता दिया था कि त्रिशूल का असली गुंडा कौन है। इसी के आने मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगली एक्सप्लेन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.